हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो पीरियड में हम लोगों ने व्याकरण का एक टॉपिक लिया है। आज हम जिसका नाम है शब्द संरचना। आज हम वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, ये व्याकरण का एक टॉपिक है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं और वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं, बराबर। उसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज। तो विद्यार्थी मित्रों, वाक्य विचार। सबसे पहले हम वाक्य विचार के बारे में सीखते हैं। देखो अंदर वाक्य विचार तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य विचार, वाक्य के बारे में क्या कहा है? तो वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण भी दिया है इसमें। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द यानी कि पद अर्थवान सार्थक है एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है। तो ये छोटा सा सेंटेंस दिया गया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द यानी कि पद अर्थवान है, यानी कि सार्थक है। सभी पद में से कोई ना कोई अर्थ निकलता है। एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है। कौन सा विचार? कि भारत की संस्कृति कैसी है? तो अत्यंत प्राचीन है, पुरातन है। ये भाव, ये अर्थ को यह वाक्य प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह वाक्य सार्थक वाक्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम वाक्य के प्रकार के बारे में सीखेंगे, यानी वाक्य के प्रमुख तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्व कौन से वो देखते हैं। वाक्य बनाने में सबसे पहले तो सार्थकता, पहला तत्व है सार्थकता। देखिए अंदर, एक मिनट देखो, चलो। तो पहला तत्व है सार्थकता। सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। सार्थकता से यह अभिप्राय है कि वाक्य में जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो सभी शब्द अर्थवान होने चाहिए। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ पानी पानी पीकर जाना। देखो, पानी पानी दो बार यूज़ किया गया है। ये शब्द, पानी शब्द दो बार यहाँ पर लिखा गया है। तो कुछ पानी पानी पीकर जाना। सेकंड सेंटेंस, मेरे सामने ज़्यादा चूँ चप्पड़ करने की कोशिश मत करना। सेकंड वाक्य में चूँ चप्पड़, बराबर। मेरे सामने ज़्यादा चूँ चप्पड़ करने की कोशिश मत करना। तो उपर्युक्त वाक्यों में पानी पानी, चूँ चप्पड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं। सिंपल बोलते हैं कि चाय बाय पीना है, चाय बाय दो बार बोलते हैं। ये निरर्थक है, फिर भी सार्थक है। खाना बाना खाया, बराबर। पेपर आया, बराबर। पढ़ाई किया करो, स्कूल बोल जाया करो। ये क्या है? उसके साथ जो शब्द जोड़े गए हैं ये निरर्थक है, फिर भी सार्थक बन जाते हैं। तो यहाँ पर सार्थकता से क्या अभिप्राय है? तो सार्थकता से यह अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में जो शब्द का उपयोग किया गया है, वो सभी शब्द अर्थवान होने चाहिए। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। ये हमने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। आगे देखते हैं योग्यता। सेकंड नंबर, योग्यता। अब यहाँ पर ये पढ़ेंगे। योग्यता, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए। वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उन सभी शब्दों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे मैंने पानी खाया, ऐसा लिख सकते हैं। खाया, पानी खाया, ऐसा कैसे आ सकता है? देखो,
मैंने पानी खाया उदाहरण हम लेंगे, मैंने पानी खाया। वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्द के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। ये जो सेंटेंस दिया गया है, इन सेंटेंस के अंदर तीनों शब्द क्या है, सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया, देखो ये वाक्य, मैंने पानी पिया, यहाँ पर पिया बराबर, यहाँ पर खाया, ये खाया शब्द आया जिसकी वजह से सार्थकता, वाक्य में वांछित अर्थ प्रदान करने की योग्यता या क्षमता नहीं रहती है। लेकिन मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य है। देखो, मैंने पानी पिया, मैंने पानी खाया, इसकी जगह मैंने पानी पिया, पिया, इस वाक्य के अंदर अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, इसीलिए यह वाक्य है। आगे देखते हैं, आकांक्षा, आकांक्षा बराबर, आकांक्षा, चलो जो आकांक्षा, आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उनमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। फिर से देती हूँ, आकांक्षा से यह आशय है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रही। जैसे चाहता है, क्या चाहता है, ये वाक्य अधूरा है, शब्द की कमी है इसमें। पढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, प्रश्न दूसरा खड़ा होता है, वह पढ़ना चाहता है। देखो, तीनों में तीसरा वाक्य है, देखो ये दिया गया है, तीन सेंटेंस, चाहता है, सेकंड है पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पढ़ना चाहता है ऐसा बोलेंगे तो कौन पढ़ना चाहता है। पहला वाक्य है चाहता है, तो क्या चाहता है, प्रश्न खड़ा होता है। सेकंड है पढ़ना चाहता है, तो क्या पढ़ना चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, तो वह पढ़ना चाहता है। ये तीसरा वाक्य है, ये क्या है, वाक्य है। पहले पदों में कौन, क्या, पहले पदों में कौन और क्या, ये शब्द की जिज्ञासा बनी रहती है कि कौन चाहता है और क्या चाहता है, बराबर। ये दो प्रश्न खड़े होते हैं, इसलिए आकांक्षा में यह आशय है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। आगे लेते हैं, निकटता, निकटता। देखो, निकटता यानी नज़दीकी, निकटता यानी कि नज़दीकी, नज़दीक। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता, नज़दीकी होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। यदि कहीं अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, ऐसे विराम चिन्हों की आवश्यकता हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। बहुत रुक रुक कर बोलेंगे या जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो निकटता, इसमें वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम चिन्हों की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग भी अपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर बोलने या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। आगे देखते हैं, पदक्रम, पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होता है, पदक्रम में देखें, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द यानी कि पद उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हों। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द पद उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हों। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है, पहला है मैंने केवल एक पत्र लिखा है। केवल पत्र एक है लिखा मैंने, केवल पत्र एक है लिखा मैंने। तो उपयुक्त दोनों वाक्य में देखो, दोनों वाक्य हम देखते हैं। देखो, पदक्रम में मैंने केवल एक पत्र लिखा है ये वाला, और केवल पत्र एक है लिखा मैंने। उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है,
एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं, या पत्र लिखने के अलावा और कुछ है, कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है। फिर से, एक से अधिक नहीं या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया। जबकि दूसरे वाक्य से कोई अभिष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ दोनों जो सेंटेंस पढ़े हैं उसमें पहला वाक्य सही वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में ये अर्थ निकलता है कि मैंने केवल एक ही पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं। और दूसरे वाक्य में कोई अभिष्ट या इच्छित अर्थ निकलता नहीं है, इसीलिए दूसरा वाक्य गलत वाक्य है। देखते हैं आगे। अन्वय। अन्वय अन्वय का अर्थ है मेल। देखो, अन्वय का अर्थ है मेल। अन्वय का अर्थ क्या है? मेल, मिलना, मिलजुल। बराबर। एक वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। नहीं तो यह वाक्य शुद्ध कहलाएगा नहीं। जैसे हम खाना खाता हूँ, जैसे उदाहरण है हम खाना खाता हूँ। वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम खाना खाता हूँ, ये वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए। हम जो करता है, ये हम करता है, ये कर्ता के साथ खाते हैं, बराबर, खाते हैं, ये क्रियापद का प्रयोग होना चाहिए, तो ही ये वाक्य सही वाक्य है। तो अन्वय में, अन्वय का अर्थ क्या है? तो मेल। वाक्य में जो शब्द प्रयोग कर्ता, कर्म, क्रियापद आदि जो उपयोग में किया जाता है उसमें मेल होना चाहिए, नहीं तो वह वाक्य अशुद्ध बन जाएगा, वो वाक्य शुद्ध रहेगा नहीं। जैसे हम खाना खाता हूँ, चलो ऐसा हो सकता है गुजराती हिंदी में हम खाना खाता हूँ, ये वाक्य गलत है, रॉन्ग है, अशुद्ध वाक्य है। तो हम खाना खाता हूँ वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम कर्ता के साथ खाते हैं क्रियापद का प्रयोग होना चाहिए। हम खाना खाते हैं, ऐसा खाते हैं क्रियापद का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार वाक्य में अन्वय भी, मेल भी योग्य होना चाहिए, तो ये वाक्य शुद्ध बन सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं वाक्य के घटक। वाक्य के घटक में जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्य दो घटक हैं, एक उद्देश्य, एक क्या है? उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। अब इन दोनों के बारे में समझेंगे, जो वाक्य के घटक, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब हम इन दोनों घटकों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला वाक्य के घटक में सबसे पहला है उद्देश्य। देखो, तो उद्देश्य में क्या कहा गया है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, जैसे विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि आ जाते हैं। जैसे उसमें कर्ता तथा कर्ता का विशेषण, कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, उसमें विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि भी उसमें आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह क्या है? तो विधेय है। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म,
कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। तो हम देखते हैं ऊपर एक वाक्य उदाहरण के रूप में 2-3 वाक्य दिए गए हैं। तो देखो उदाहरण, पहला उदाहरण में देखेंगे। चलो, फर्स्ट वन, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। किसके बारे में कहा गया है? सचिन के बारे में। सचिन क्या करने जा रहा है? तो स्कूल आ रहा है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। उद्देश्य कौन है? तो बूढ़ा आदमी। कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे। उसके बारे में क्या कहा गया है? तो धीरे धीरे चल रहा है। ये क्या है? तो विधेय। हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। उद्देश्य कौन है? तो हिंदी के अध्यापक ने क्या करवाया? तो मनोरंजक कहानी सुनाई। ये विधेय है। तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। कौन पढ़ता है? तो तारा का भाई। क्या पढ़ता है? तो कहानी की पुस्तक। कैसे पढ़ता है? तो धीरे धीरे। तो यहाँ पर डिटेल में एक टेबल दिया गया है। वो टेबल में देखो समझाया गया है कि क्या समझाने का प्रयत्न किया गया है। देखो टेबल में पहला है वाक्य प्रकार, वाक्य क्रम, उद्देश्य और विधेय। यह है उद्देश्य और यह है विधेय। तो सबसे पहला कर्ता। पहले वाक्य में सबसे पहले क्या आया? तो कर्ता। सचिन स्कूल आ रहा है। क्रिया कहाँ क्या कर रहा है? आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कर्म क्या है? तो स्कूल। कर्म का विस्तार क्या है? तो आपके स्कूल। समझ में आया? ये पहले वाक्य में सचिन ये करता है यानी उद्देश्य है। बराबर। उद्देश्य कौन है? तो सचिन। क्या कर रहा है? क्रिया विधेय में है। आ रहा है। कहाँ? आ रहा है। विधेय के अंदर कर्म क्या है सचिन का? तो स्कूल। और कर्म का विस्तार आपके स्कूल आ रहा है। सेकंड सेंटेंस, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो कर्ता कौन है? तो आदमी। उद्देश्य है आदमी। आदमी के बारे में क्या कहा गया? तो वो क्या है? कर्ता का विस्तार क्या है? तो बूढ़ा आदमी। बराबर। आदमी की विशेषता है वो बूढ़ा है। कर्म का विस्तार है वो बूढ़ा है। आगे क्रिया है चल रहा है। क्रिया का विस्तार धीरे धीरे। कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे। नेक्स्ट बराबर। फिर से बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। विधेय है वो धीरे धीरे चल रहा है। थर्ड वन, अध्यापक ने हमारे अध्यापक ने हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तो अध्यापक। उद्देश्य कौन है? तो अध्यापक। कर्म कर्ता का विस्तार हमारे हिंदी के अध्यापक ने। क्रिया सुनाई। सुनाने की क्रिया की ना? सुनाई। क्या सुनाई? तो हमें कहानी का विस्तार यानी कर्म का विस्तार मनोरंजक। तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। देखो यहाँ पर टेबल जो दिया गया है उसमें साफ समझाने का प्रयत्न किया गया है कि यहाँ उद्देश्य कौन है? तो अध्यापक ने। उद्देश्य है तो उद्देश्य करता है तो कर्ता का विस्तार वो कैसे है? तो हिंदी के। वो किसके अध्यापक है? तो हिंदी भाषा के। उन्होंने विधेय में क्या आता है? तो सुनाई। एक तो ये आता है विधेय में सुनाई। क्रिया है सुनाई। कर्म क्या है? तो हमें कहानी। कैसी कहानी? तो मनोरंजक। कर्म का विस्तार है ये मनोरंजक कहानी सुनाई। तो हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। आगे लेते हैं फोर्थ वन, चौथा नरेश। नेक्स्ट वन देखो, एक मिनट। तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तारा का भाई नरेश। तो कर्म का उद्देश्य कौन है? एक मिनट। हाँ चलो, उद्देश्य यहाँ का तारा का भाई नरेश। पहला है नरेश के बारे में कर्ता का विस्तार है वो तारा का भाई है। क्रिया पढ़ता है। विधेय है। विधेय के अंदर क्रिया आती है। विधेय के अंदर क्रिया का प्रकार, कर्म और कर्म का प्रकार, कर्म का विस्तार वो पढ़ता है। कैसे पढ़ रहा है? तो क्रिया का विस्तार वो धीरे धीरे क्रिया कर रहा है। पढ़ने की क्रिया कैसे हो रही है? तो धीरे धीरे। कर्म क्या है? तो पुस्तक। कर्म का विस्तार क्या है? तो कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो इस प्रकार वाक्य में उद्देश्य और विधेय यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। उद्देश्य यानी कि जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है, उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। तो ये विधेय और उद्देश्य के बारे में हमने समझा। आगे लेते हैं
हमारा मुख्य यहाँ से प्रकार शुरू होता है, तो वाक्य के प्रकार। देखो विद्यार्थी, वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है। एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो तरह से किया जाता है, दो स्तरों पर किया जाता है। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो इस दो स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित है। सब वाक्य के दो स्तरों के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित वाक्य के प्रकार है। तो देखते हैं प्रश्न। देखो वाक्य के प्रकार अब हम शुरू करते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर हम वाक्य के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। चलो, विधानवाचक वाक्य में क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। चलो, पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण, प्रियोदा सेवाभावी थी। प्रियोदा सेवाभावी थी। चलो, वाक्य में कार्य के होने का बराबर और कार्य करने का सामान्य कथन हो। प्रियोदा कैसी कार्य कर रही है ना, सेवा का काम कर रही है, इसलिए सेवाभावी थी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। देखो, कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन इस वाक्य में किया गया है और इसलिए ये सारे विधानवाचक वाक्य है। तो प्रियोदा सेवाभावी थी, फर्स्ट वन। सेकंड नंबर, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। और थर्ड वन, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। हमें पता है ये विधान सही है और सही अर्थ ये वाक्य बताते हैं और इसीलिए इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर, वाक्य के प्रकार में दूसरा प्रकार। वाक्य के प्रकार में दूसरा प्रकार देखते हैं, निषेधवाचक वाक्य। चलो, निषेधवाचक नकारात्मक भाव जिस वाक्य में से उत्पन्न होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसका उदाहरण यानी व्याख्या हम लोग फिर से देखते हैं। तो जिस वाक्य में कार्य के न होने का, देखो यहाँ पर न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कार्य के न होने का अथवा न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण में देखो, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। देखो यहाँ पर नहीं, ओके, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। देखो यहाँ पर नहीं शब्द। सेकंड नंबर, मारना मुझे कठिन नहीं लगता। देखो यहाँ पर मारना मुझे कठिन नहीं लगता। वह घर नहीं जाएगा। देखो नकारात्मक बोध बताता है ना, घर नहीं जाएगा बराबर। मारना मुझे कठिन नहीं लगता है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य, मैं पढ़ना नहीं चाहता बराबर, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं, ओके, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं होमवर्क नहीं करूँगा। नकारात्मक अर्थ बताता है और इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। चलो आगे देते हैं विद्यार्थी मित्रों हम लोग नियम। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा प्रकार क्या है? तो प्रश्नवाचक वाक्य। देखो अंदर, तो प्रश्नवाचक वाक्य में देखो ये वाला, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, देखो यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्न, देखो प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के, देखो अंदर एक मिनट, इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, देखो यहाँ पर इस तरह के वाक्य में क्या, कौन, एक मिनट, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों,
किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस ऐसे वाक्य में क्या, कौन, किस लिए, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में अभी प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण देखते हैं। तो देखो उदाहरण, इस नगरी का राजा कौन है। बराबर, यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह, देखो प्रश्नार्थ चिन्ह है। ओके, इस नगरी का राजा कौन है। कौन, राजा का नाम क्या है। राजा का नाम क्या है। आप कहाँ रहते हो। कहाँ, आप कहाँ रहते हो। इसकी बकरी कैसे मरी। कैसे। बराबर, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। क्यों, आगे लेंगे। आगे, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। देखो राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, इसकी बकरी कैसे मरी, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। क्यों, आप किस लिए वहाँ जिया करते हो। किस लिए, आप किस लिए वहाँ जिया करते हो, जाया करते हो। सॉरी, आप किस लिए वहाँ जाया करते हो। आप किस लिए वहाँ जाया करते हो, किस लिए वहाँ जाया करते हो। तो यहाँ पर क्या, कौन, कैसे, एक मिनट, कैसे, कहाँ, किस लिए। देखो यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ। ये सभी वाक्य जो शब्द जो दिए गए हैं प्रश्नार्थवाचक शब्द है, जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं और प्रश्न बनाए जाते हैं, और इसीलिए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं। चलो, विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय, आश्चर्य, कुछ अच्छी सी सीनरी देखेंगे, कोई अच्छा सीन देखेंगे कोई, तो मन में से हाँ शब्द निकल जाता है, अरे वाह क्या बात है। तो यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, द्रुणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, द्रुणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, कितना अच्छा सीन है, ओहो यह क्या हो गया, ओह यह क्या हो गया। देखो विस्मय ऐसा उद्गारवाचक विस्मय प्रकट करता है, ऐसा चिन्ह लगाया, कहे देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखा। आगे देखते हैं। वाह कितना सुंदर घर, कितने सुंदर फूल, बराबर है। वाह कितने सुंदर फूल है, कितना सुंदर बगीचा है। तो यहाँ पर विस्मय प्रकट किया गया है और इसलिए विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। तो जिस वाक्य में विस्मय, शोक, द्रुणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो उसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। बोलते हैं अरे रे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, कैसे हुआ, विस्मय प्रकट करते हैं, बराबर। तो इसे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। 5th वन, आगे हम लेते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छा 5वां नंबर है इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण इच्छा प्रकट करते हैं। तो जैसे उदाहरण में आपकी यात्रा मंगलमय हो, यात्रा मंगलमय हो ये इच्छा प्रकट की गई है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, 2nd नंबर इच्छा प्रकट की गई ना, गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, बराबर इच्छा प्रकट की गई है। भगवान करे
तुम सफल हो। थर्ड सेंटेंस, भगवान करे तुम सफल हो, ये इच्छा प्रकट की गई है। जा तुझे नर्क में भी जगह न मिले, ऐसा शाप दिया गया है। देखो, जा तुझे नर्क में भी स्थान न मिले। तो इच्छा प्रकट, जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की जाती है, आशा, शुभ कामना या शाप आदि अभिव्यक्ति होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे पहले वाक्य में आशा, शुभ कामना दी गई है। पहले वाक्य में क्या है, तो शुभ कामना, यहाँ पर शुभ कामना दी गई है। गुरु जी आ जाए तो अच्छा है, ये आशा प्रकट की गई है। यहाँ पर भगवान करे तुम सफल हो, ये इच्छा प्रकट की गई है। जा तुझे नर्क में भी स्थान न मिले, देखो ये शाप, बराबर। तो पहले वाक्य में आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना की गई है, इच्छा प्रकट की गई। गुरु जी आ जाए तो अच्छा हो, ऐसी आशा, अच्छा होगा, अगर आ जाए तो अच्छा हो, ऐसी आशा उम्मीद रखी गई है। भगवान करे तुम सफल हो, बराबर। और जा तुझे नरक में भी जगह न मिले, तो जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्ति होती, शाप आदि अभिव्यक्त हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने वाक्य के प्रकार में ये 5 प्रकारों की चर्चा की है। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य, सेकंड निषेधवाचक वाक्य, थर्ड प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ विस्मयादिवाचक वाक्य और फिफ्थ इच्छावाचक वाक्य। बाकी भी दूसरे प्रकार भी, वाक्य के दूसरे प्रकार भी है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू।